सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर सेकंड। बुक का नाम है द वेलनेस रिवॉल्यूशन, रिटन बाय पॉल ज़ेन-पिल्ज़र। ठीक है। सो हेडिंग है स्वास्थ्य की मांग को समझना और नियंत्रित करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य उत्पादों और सेवाओं में ताज़ा बूम सन 1946 और 1964 के बीच हुए एक अन्य बूम जिसे बेबी बूम से शुरू हुआ, जो 28% अमेरिकी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह हमारी 100 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का करीब 50% है। बूमर्स सिर्फ स्वास्थ्य उद्योग की संभावना को खोज रहे हैं ताकि उनकी उम्र के लोगों को यानी युवा को संरक्षित किया जा सके। हालांकि भले ही ये शुरुआत हो, लेकिन हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था में मांग की प्रकृति, आधुनिक तकनीक से हुए वर्तमान वित्तीय विस्तार और एक बार सकारात्मक स्वास्थ्य अनुभव होने पर अधिक स्वास्थ्य उत्पाद तथा सेवाओं के उपभोग के असीमित रुझान को धन्यवाद। सब हेडिंग है जो कहें वह करें। मेरी पीढ़ी के अन्य लोगों की तरह सन 1994 में 40 साल का होने तक मैं भी स्वास्थ्य के बारे में बमुश्किल ही कुछ जानता था। जब भी मुझे लगता था कि वजन बढ़ रहा है तो मैं सेहत को दुरुस्त बनाए रखने के लिए अक्सर कुछ वक्त का भोजन छोड़ देता था, लेकिन इसका परिणाम अक्सर भयानक होता था। तब से मैं स्वास्थ्य उत्पाद और सेवाओं के उपभोग पर हर साल हजारों डॉलर और हर दिन एक हिस्सा खर्च कर रहा हूँ। मैं अपना भोजन त्वरित संतुष्टि की बजाय इस आधार पर चुनता हूँ कि उसके उपभोग के बाद कैसा अनुभव करूँगा। मैं हर रोज़ विटामिन, खनिज और अतिरिक्त पूरक पदार्थ लेता हूँ। मैंने परिवार का स्वास्थ्य बीमा करवा रखा है, जिस पर हम हर साल स्वास्थ्य खर्चों के रूप में $3000 खर्च करते हैं। साथ ही भविष्य की स्वास्थ्य ज़रूरतों के लिए हर साल अतिरिक्त $3800 IRA प्रकार के चिकित्सा बचत खाते में भी हम निवेश करते हैं। मैं हफ्ते में 2 बार पूरा व्यायाम करता हूँ और मौसम के अनुसार पहाड़ पर लगभग रोज़ 1 या 2 घंटे साइकिल चलाता हूँ, सर्फिंग करता हूँ या स्नोबोर्ड करता हूँ। जब मैंने ये पुस्तक लिखना शुरू की तो मैंने सोचा मेरे जैसा व्यक्ति जो कि पहले से ही स्वस्थ स्वास्थ्य पर अमल कर रहा है, अमेरिकी बाजार शायद कुछ लाख डॉलर हर वर्ष कीमत रखता होगा। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, मुझे यह पता लगाकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सन 2000 तक ही स्वास्थ्य पर खर्च $200 बिलियन तक पहुँच चुका था। मुझे यह जानकर अधिक आश्चर्य हुआ कि अगले दशक के स्वास्थ्य उद्योग में ये $200 बिलियन तो आइसबर्ग की नोक साबित होगा। कारण यहाँ दिया जा रहा है। हेडिंग है, सब हेडिंग बेबी बूमर पीढ़ी है पहली स्वास्थ्य पीढ़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की जन्म दर ने नाटकीय बढ़ोतरी हुई। सन 1946 से 1964 के बीच अमेरिका में 7.80 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ। इसके विपरीत 1946 के पहले इतनी ही अवधि में सिर्फ 5 करोड़ जन्म दर्ज किए गए और 1964 के बाद इतनी ही अवधि में भारी आबादी होने के बावजूद सिर्फ 6.6 करोड़ जन्म दर्ज किए गए। अमेरिकी आबादी में ये अचानक वृद्धि सामान्य तौर पर बेबी बूम या बेबी बूम पीढ़ी नाम से जानी जाने लगी। हम इसे बूम कहकर इसलिए परिभाषित करते हैं क्योंकि 1964 के बाद जन्म दर तेजी से गिरी। हालांकि ऐसा नहीं होता यदि युद्ध के बाद बढ़ी जन्म दर अलग आबादी समूह की बजाय एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति बनी रहती।
इस तथ्य का महत्व बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। किसी भी समाज में एक खास कालखंड में लोगों की रुचि के चुनिंदा विषय होते हैं। स्वाभाविक रूप से बढ़ती आबादी के साथ ये चुनिंदा विषय समाज की तुलनात्मक युवा पीढ़ी की चिंताओं और रुचि से प्रभावित होते हैं, क्योंकि बस वे संख्या में ज़्यादा और ज़्यादा होते हैं। हालांकि अगली पीढ़ी की चिंताओं में देखने के बजाय सन 1940 से 1964 के बीच जन्मी इसी अमेरिकी आबादी की अभिरुचियों ने हमारी चिंताओं को बढ़ा दिया। यह घटना सन 1960 के उत्तरार्ध और 1960 के पूर्वार्ध में प्रारंभिक रूप से खुद ही सामने आई, जब कुछ पुराने रेडियो स्टेशन समकालीन रेडियो स्टेशनों से अधिक लोकप्रिय हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युवावस्था में प्रवेश कर रहे पहले बेबी बूमर युवावस्था के संगीत को सुनना पसंद करते थे। 1970 की शुरुआत में हमने देखा कि बूमर्स तेजी से अपने युवावस्था के फैशन की तरफ लौट रहे थे, चाहे कपड़े हो, गाड़ियाँ, मकान, फर्नीचर, औद्योगिक डिज़ाइन या व्यावसायिक वस्तु। इस घटना को परिभाषित करने के लिए एक नया शब्द चलाया गया, रेट्रो, जो कि 1974 में हमारी भाषा में शामिल हो गया। अब जबकि बेबी बूम पीढ़ी अपने सर्वाधिक उत्पादक आर्थिक वर्षों में प्रवेश कर रही है, उनके खान पान और मनोरंजन की चिंताएं ज़्यादा होने लगी। उनका आर्थिक प्रभाव सन 1910 के कुछ सालों बाद भी जारी रहेगा, जब पहले बूमर्स 65 साल के हो जाएंगे और उनकी आर्थिक शक्ति और सामाजिक प्रभाव कम हो जाएगा। स्वास्थ्य पर बेबी बूमर्स का आर्थिक असर उनकी संख्या से भी कहीं अधिक सशक्त है, क्योंकि यह समूह अपने पहले की किसी भी पीढ़ी से अलग व्यवहार कर रहा है। बूमर्स अपनी प्रौढ़ता की प्रक्रिया को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। चेरिल रसेल द्वारा हाल ही में लिखित पुस्तक इसे मार्केटिंग के नज़रिए से बेहतर समझाती है। इन बूमर्स के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सच यह है कि यह अभी भी युवा बाजार है। अपनी किशोरावस्था और यौवनावस्था में बूमर्स ने युवा मार्केट बनाया था। जब यह उम्र के 40वें और 50वें साल में प्रविष्ट हुए, तब इन्होंने युवा मार्केट को जीवन की एक अवस्था कहने के बजाय मन स्थिति साबित करना शुरू कर दिया। अधिकतर बूमर्स अभी भी उसी अवस्था में रहते हैं। उन्होंने अपने परिजनों की जीवन शैली और सोच को अपनाने से इनकार कर दिया है। व्यापार प्रिय लोगों के लिए इतना जानना ही पर्याप्त था कि बूमर्स क्या चाहते हैं, क्योंकि उपभोक्ता मांग की यह लहर थामकर वे जिंदगी भर की सवारी कर सकते थे। बूमर्स ही स्टॉक मार्केट के पहले सबसे बड़े उछाल, हाउसिंग बूम, अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस की तेजी, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, स्पोर्ट यूटिलिटी गाड़ियों की बढ़ोतरी के जिम्मेदार हैं। संक्षेप में कहें, हमारी 100 खरब डॉलर की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में से 50 खरब डॉलर का श्रेय इन्हीं को जाता है। लेकिन ये जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि कौन से उत्पादों को ये बूमर्स सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। सन 2002 के टी बर्ड कन्वर्टेबल, जो 1956 मॉडल की तरह दिखती है, से रेट्रो फर्नीचर और कपड़ों तक बूमर्स हर वह उत्पाद या सेवा खरीदने में लगे हैं जो उन्हें इनकी युवावस्था की याद दिलाते हैं। यदि बेबी बूमर्स सिर्फ यह सब पैसा उन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं जो सिर्फ उन्हें अपनी जवानी की याद दिलाता है, तो सोचिए वह उन स्वास्थ्य उत्पादों और सेवाओं पर जल्द से जल्द कितना खर्च करेंगे जो उन्हें वास्तव में जवान बना देगी या उनकी बढ़ती उम्र के असर को धीमा कर देगी। यह समझना आसान है कि क्यों ये बूमर्स अपनी सबसे प्रिय चीज़ को थामे रखने के लिए हमारी आर्थिक व्यवस्था का 10 खरब डॉलर और जोड़ने वाले हैं।
वैसे भी 200 अरब डॉलर की हमारी वर्तमान स्वास्थ्य बिक्री का ज़्यादातर हिस्सा उन बूमर्स के नाम है जो सन 1946 के आसपास पैदा हुए, बजाय कि उनके जो सन 1964 के करीब पैदा हुए। सिर्फ अगले 10 सालों में ये ही बूमर वर्तमान स्वास्थ्य आधारित सेवाओं पर अपना खर्च 200 अरब डॉलर से लगभग 10 खरब डॉलर या अधिक बढ़ा देंगे। यह बढ़ोतरी कुछ तो बाजार के विस्तार से होगी और बाकी उस बिक्री के कारण जो स्वास्थ्य उत्पादों और सेवाओं की क्षमता सुधारने से बढ़ेगी। हजारों नहीं तो सैकड़ों बेहतर स्वास्थ्य आधारित उत्पाद और सेवाएं अगले 10 सालों के दौरान प्रयोगशाला से बाहर आ जाएंगी। इस सूची में शामिल है विटामिन तथा खनिज के उन्नत प्रकार, एकिनेसिया जैसे नए अतिरिक्त पूरक पदार्थ जो सर्दी और बीमारियां दूर रखते हैं, और प्राकृतिक हार्मोन व सोया मिश्रित एंटी एजिंग क्रीम जो सचमुच झुर्रियां आने नहीं देती और कोशिकाओं में यौवन बनाए रखती है। और यह 5 गुनी वृद्धि शुरुआत भर है। जिस तरह बूमर्स आज अगली पीढ़ी के संगीत के रेट्रो जायके से लेकर रिहाइश व स्वतंत्र जीवन शैली तक इच्छाओं के लिए राह बना रहे हैं, उसी तरह बूमर्स आने वाली पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य उद्योग की गति तय करेगी। 2010 तक सन 1965 से 1982 के बीच जन्मी जनरेशन एक्स अपने सर्वाधिक उत्पादन और अत्यधिक निवेश के दौर में प्रवेश कर रही होगी। यह और इसके बाद आने वाली पीढ़ियां बूमर्स द्वारा स्वास्थ्य व प्रौढ़ता के लिए स्थापित मानक चिकित्सा प्रक्रिया की तरह स्वीकारेंगी। यही नहीं, जैसा कि हम अध्याय 7 में विस्तार से परीक्षण करेंगे, कई अमेरिकियों के लिए वर्तमान बीमारी आधारित बीमा तंत्र के स्थान पर नया स्वास्थ्य तंत्र अपना लिया गया है, जो वजन घटाने, व्यायाम कार्यक्रम तैयार करने, पोषण सलाह, विटामिन, खनिज, धूम्रपान से छुटकारे और सैकड़ों अन्य स्वास्थ्य संबंधी या बचावकारी इलाजों के लिए राशि देगा। लेकिन स्वास्थ्य बिक्री तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि किसी भी उम्र के उपभोक्ता जब पहली बार स्वास्थ्य अनुभव लेते हैं तो वह इसके अति लोलुप उपभोक्ता बन जाते हैं, जिनमें अधिक स्वास्थ्य उत्पादों और सेवाओं की असीमित भूख होती है। इन सशक्त विकास को परखने से पहले जो अमेरिकी स्वास्थ्य उद्योग को सन 2010 तक 10 खरब डॉलर या उससे भी आगे तक ले जाएगा, हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था में मांग के स्वभाव को समझना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि पिछले और वर्तमान दशकों के आर्थिक विस्तार को कौन सी चीज़ ईंधन दे रही है, जिससे हम यह 10 खरब डॉलर का नया उद्योग चला पाएंगे। नेक्स्ट सब हेडिंग है उपभोक्ता की मांग को न समझ पाने की गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं। सन 1930 की महामंदी के दौरान अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड किन्स ने यह अनुमान लगा लिया था कि अमेरिका में आधुनिक तकनीक एक दिन हर वह चीज़ दे पाने में सक्षम होगी जो अमेरिकी चाहेंगे। लॉर्ड किन्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के समक्ष यह सकारात्मक भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब अधिकांश अमेरिकी परिवारों के पास टेलीफोन, गाड़ी, अंदरूनी जल व्यवस्था के साथ 4 बेडरूम और 1 बाथरूम वाला घर होगा। हालांकि अर्थशास्त्री ने राष्ट्रपति को चेता भी दिया था कि एक बार जब यह सपना पूरा हो जाएगा तब अमेरिकियों का काम के प्रति रुझान खत्म हो जाएगा। ये उत्पादक अमेरिकी अपनी बढ़ी हुई आमदनी खर्च करना बंद कर देंगे और बचत शुरू कर देंगे। इससे अर्थव्यवस्था ठप होने
लगेगी वह शिकार बनेगा अपनी खुद की सफलता का। इसलिए कीन्स ने अमेरिकी सरकार को प्रगतिशील आयकर प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी ताकि समाज के सर्वाधिक उत्पादक लोग अपनी बढ़ती आय को छुपाकर न रख सकें। उस समय यह सुधारवादी सोच समझी जाती थी। जब सन 1913 में पहली बार संघीय निजी आयकर लागू हुआ तो बहुत से लोगों ने सोचा कि यह गलत है कि $1,00,000 प्रति वर्ष कमाने वाला व्यक्ति $10,000 प्रति वर्ष कमाने वाले व्यक्ति से 10 गुना अधिक संघीय कर जमा करे। हालांकि दोनों के बराबर एक ही वोट है। अब कीन्स संघीय आयकर को प्रगतिशील पैमाने के हिसाब से बढ़ाने की हिमायत करने लगे थे। इसके मुताबिक जो व्यक्ति जितना अधिक कमा रहा था उसे उतना ही अधिक प्रतिशत आयकर भरना होगा। कीन्स और उन अमेरिकी नीति निर्माताओं को धन्यवाद जिन्होंने उनकी सलाह मानी। इसकी बदौलत पूरी 20वीं सदी के दौरान व्यक्तिगत संघीय आयकर दर बढ़ती रही। यह 1964 तक 92 से 94% के शिखर पर पहुंची और 1980 तक 70% पर ठहर गई। जैसा कि अध्याय 6 में विस्तार से बताया गया है कि कर की इन घातक दरों से बचने, सरकार द्वारा तय भत्ते पाने और कीमत नियंत्रण के लिए कंपनियों और यूनियनों ने कांग्रेस में लॉबिंग की कि कंपनी को कर्मचारियों और उनके परिवार को कर मुक्त राशि देने का अधिकार मिले। इसने किसी अन्य आर्थिक कारण से ज़्यादा वह समस्या खड़ी कर दी जिसके कारण अमेरिका में आज हमें इतनी बढ़ती चिकित्सा दरों का सामना करना पड़ रहा है। हम कई बार अपने इतिहास के बुद्धिजीवी लोगों की सफलता के बजाय उनकी गलतियों के अध्ययन से ज़्यादा सीख सकते हैं। हालांकि कीन्स का यह सिद्धांत कि प्रचुर कमाई से आत्मसंतोष पैदा होगा और अति बचत होगी तर्कसंगत लगता है, लेकिन आज हम जानते हैं कि यह गलत है। कीन्स की भविष्यवाणी का ठीक विपरीत आज हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। यदि हम अतीत के उस वक्त में झांकें जब कीन्स ने अपना अति बचत वाला सिद्धांत दिया था तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि वे कहाँ गलत थे। दरअसल 1930 के दशक के दौरान उपभोक्ता की मांग में कमी लगातार मंदी की मुख्य जड़ थी। सरकार भी बेबस नज़र आ रही थी जिससे उपभोक्ता फिर से खर्च करना शुरू करे। कीन्स इस बात से निश्चिंत थे कि यह दुर्भाग्य तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक सरकार निजी आय पर क्रमबद्ध रूप से आयकर नहीं लेती और उस पैसे को फिर से बढ़े हुए सरकारी खर्चे के रूप में अर्थव्यवस्था में डाल नहीं देती। पिछली सदी के दौरान और ख़ास तौर से पिछले 2 दशकों में बढ़ी हुई उपभोक्ता मांग खुद को संतुष्ट नहीं कर पाई है। जितना ज़्यादा हम कमाएंगे उतना ज़्यादा खर्च करेंगे, जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पाएंगे और जितना ज़्यादा पाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी चाहत बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा हमारी चाहत बढ़ेगी हमारी कमाने की इच्छा उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अगर हमारे समाज के किसी भी हिस्से ने काम के प्रति रुझान खो दिया तो वह सबसे ज़्यादा गरीब होगा जिसकी पहली कार या पहला घर खरीदने में कोई मदद नहीं कर पाएगा। खरीदारी एक ऐसी क्रिया है जो कभी न ख़त्म होने वाली उपभोक्ता मांग के चक्र को बढ़ाती है। जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं, आधुनिक तकनीक ने ज़्यादातर अमेरिकियों को अपनी बुनियादी प्रारंभिक ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम बना दिया है। आधुनिक होती तकनीक खुद लगातार अपनी मांग पैदा कर रही है।
यह नए उत्पाद और सेवाएं पेश कर रही है जो बहुत पहले अधिकांश लोगों की बुनियादी ज़रूरतें समझी जाती थी। प्रथम विश्व युद्ध के वक्त पहली विद्युत वॉशिंग मशीन के आविष्कार से पहले कुछ ही अमेरिकी परवाह करते थे कि उन्होंने एक शर्ट धोने से पहले कितनी बार पहनी। यही नहीं, कपड़े भी उसी प्रकार बनाए जाते थे कि उन्हें धोने की ज़रूरत कम पड़े। मसलन शर्ट अलग होने वाली कॉलर और आस्तीन वाली बनाई जाती थी। ये वे हिस्से थे जो जल्दी गंदे हो जाते थे। जब वॉशिंग मशीन सहज उपलब्ध होने लगी तो हर अमेरिकी हर रोज़ साफ शर्ट पहनने लगा और अलग हो सकने वाले कॉलर और आस्तीन घोड़ा गाड़ी की राह पर चले गए। जब हेनरी फोर्ड ने पहली बार ऐसी मोटर गाड़ी बनाई जिसे लगभग हर व्यक्ति खरीद सके तो लोगों ने इस विचार की खिल्ली उड़ाई कि इसे कोई खरीदेगा। उस वक्त बहुत कम पक्की सड़कें थी, गैसोलीन स्टेशन नहीं थे और अधिकांश लोग अपने दफ्तरों से पैदल दूरी पर ही रहते थे। फिर मोटर गाड़ी का शुक्रिया जो ज़्यादातर लोग उपनगरों की ओर बसने लगे, गैसोलीन स्टेशन खुलने लगे और जल्द ही दफ्तर या बाज़ार जाने के लिए कार एक दैनिक ज़रूरत बन गई। जब टेलीफोन पहली बार बिजनेस के लिए उपलब्ध हुआ उस वक्त अधिकांश कारोबारी अपने सचिव के हाथों पत्र लिखवाकर पत्राचार से काम चलाते थे। ज़्यादातर कारोबारी इस बात से सहमत थे कि टेलीफोन का इस्तेमाल समय की बर्बादी है। आखिर कौन अपने सचिव को संदेश लिखवाना चाहता, फिर सचिव उसे टाइप करता, फिर सचिव उस संदेश को फ़ोन पर सामने वाले सचिव को सुनाता और फिर सामने वाला सचिव उस संदेश को लिखकर पाने वाले कारोबारी को देता। बेशक कारोबारियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत से बहुत पहले लोग एक दूसरे से बात करना ज़्यादा पसंद करते थे बजाय कि अपने सचिवों से बोलकर टाइप करवाने के। टेलीफोन की तरह ही 70 के दशक में फैक्स और 90 के दशक में ईमेल हर व्यापार की अनिवार्य ज़रूरत बन गए। शुरुआत में कारोबारियों ने किस तरह टेलीफोन नकार दिया था, इस कहानी में आज हमारे लिए महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। ज़्यादातर लोग कंप्यूटर और अन्य नए आविष्कारों का इस्तेमाल महज इसलिए करते हैं ताकि वे काम करने के मौजूदा प्रचलन को बदल सकें, ना कि इसलिए कि नए उपलब्ध उपकरणों के माध्यम से खुद की कार्यक्षमता को ज़्यादा दुरुस्त बना सकें। नए स्वास्थ्य उत्पाद और सेवाएं बाजार में उतारने वाले कई उद्यमी भी यही गलती जरूर करेंगे। आज लगभग 95% चीज़ें जिन पर हम अपना पैसा खर्च करते हैं, जिन्हें हम में से ज़्यादातर लोग ज़रूरतें समझते हैं, हमारी पैदाइश के समय मौजूद भी नहीं थी, जैसे टीवी सेट, हवाई यात्राएं, डिज्नीलैंड की छुट्टियां, फैशनेबल कपड़े, स्टीरियो, डीवीडी, एयर कंडीशनर, पर्सनल कंप्यूटर, फिल्में, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, इंटरनेट, इनमें से कुछ नाम हैं। यही स्वास्थ्य के साथ होगा। यही नहीं, बुनियादी ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान भी आजकल अपने पारंपरिक स्वरूप की ज़रूरतें नहीं रह गए हैं, क्योंकि हम इनका उपभोग अपनी बुनियादी ज़रूरत से कहीं अधिक मात्रा में कर रहे हैं। सन 1935 में एक आम अमेरिकी 136 वर्ग फीट जगह में रह लेता था। आज ये जगह बढ़कर 750 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति हो गई है। उपभोक्ता मांग में इस असीमतता का कारण हमारे तकनीकी समाज में दो प्रकार की मांगों की प्रकृति है। यह है मात्रा मांग और गुणवत्ता मांग। उद्यमी के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर उस उद्यमी के लिए जो दीर्घकालीन सफलता की रूपरेखा तैयार कर रहा हो।
नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक रहेगा मात्रा मांग और गुणवत्ता मांग। सो प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज। आज हम थोड़े रशी एरिया में हैं, सॉरी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मात्रा मांग ग्राहक की किसी चीज़ को खरीदने की ऐसी इच्छा है जिसे वह हाल ही में खरीद चुका है। दूसरा टीवी, दूसरी कार, बड़ा घर और अतिरिक्त एक जोड़ी कपड़े, भले ही उसने वैसी ही वस्तु कुछ समय पहले ही खरीदी हो। एक युवक की कल्पना कीजिए जो स्नातक होने के बाद काम की दुनिया में प्रवेश कर रहा है। संभवतः उसे जीवन में पहली बार एक कारोबारी वेशभूषा की जरूरत पड़ी है। वह गर्व से किसी स्टोर में जाता है और अपना पहला सूट खरीदता है, लेकिन काम के पहले ही दिन उसे यह एहसास हो जाता है कि उसे कुछ और सूट की ज़रूरत होगी, क्योंकि वह हर रोज़ तो एक ही सूट पहनकर नहीं आ सकता। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि सूट के हिसाब से टाई, स्कार्फ, शर्ट और जूते भी चाहिए होंगे। या उस युवा दंपति के बारे में सोचिए जो अपनी पहली मोटर गाड़ी खरीद रहा है। मोटर गाड़ी ने उनके लिए सब कुछ बदल दिया है। वे कहाँ काम करते हैं, कैसे आते जाते हैं, कहाँ खाना खाते हैं और इसी तरह की बातें। लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी नई ज़रूरत का एहसास होता है जिसके बारे में उन्होंने अब तक सपने में भी नहीं सोचा था, एक दूसरी कार, ताकि वे अलग अलग अपने दफ्तर जा सकें या खरीदारी कर सकें। इसी तरह एक दंपति अपने शयन कक्ष के लिए दूसरा टीवी खरीद सकता है। जल्द ही उसे बच्चों के कमरे में या रसोई घर के लिए तीसरे टीवी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। पहला घर बहुत से युवाओं को शुरुआत में शानदार खरीद दिखाई पड़ता होगा। हालांकि यह तो बस शुरुआत होती है, क्योंकि घर की उपलब्धि कभी न खत्म होने वाली मांग को उकसाती है, जैसे फर्नीचर, रसोई घर का सामान, मनोरंजन के साधन आदि। नए घर का निर्माण सभी तरह की खुदरा बिक्री की तरफ सबसे महत्वपूर्ण इशारा होता है। हर उत्पाद या सेवा का समझदार खुदरा बिक्रीकर्ता यह जानता है कि एक संतुष्ट ग्राहक द्वारा की गई कोई खरीदी उसे उनके संबंधों की महज शुरुआत है, समाप्ति नहीं। पुरुषों के कपड़ों का एक स्टोर हर साल 100 सूट पहली बार ऐसे ग्राहकों को बेचता होगा जो काम की दुनिया में प्रवेश कर रहे हों, लेकिन 2000 सूट ऐसे लोगों को बेचता होगा जिनके पास पहले से एक या उससे ज़्यादा सूट होंगे। किसी ऑटोमोबाइल डीलर के लिए बाजार की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि उसके संभावित उपभोक्ता के पास पहले से कैसी कार है। और अमेरिका में पहली बार घर खरीदने वालों के मुकाबले हर साल कम से कम 5 घर ऐसे लोगों को बेचे जाते हैं जो अपने वर्तमान घर की बजाय बड़े घर में जा रहे होते हैं। लेकिन कुछ बिंदुओं पर कीन्स जैसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बहस कर सकता है कि मांग तृप्त भी हो सकती है। आखिर कोई उपभोक्ता कितने नए सूट, कार, टीवी और घर रख सकता है? इस सवाल के स्पष्ट जवाब ने कई कारोबारियों को चकित कर दिया। जब मात्रा मांग तृप्त हो जाती है तो गुणवत्ता मांग असर दिखाना शुरू करती है। जब आपकी ज़रूरत के सभी भोजन, कपड़े और टीवी आपके पास आ जाते हैं, आपको बेहतर भोजन, बेहतर कपड़ों और बेहतर टीवी की चाह होने लगती है। मात्रा मांग जहां उपभोक्ता की मौजूद उत्पाद की बड़ी मात्रा में आपूर्ति की मांग को प्रदर्शित करती है, वहीं गुणवत्ता मांग कुछ अलग या बेहतर किस्म के उत्पाद की भूख प्रदर्शित करती है। टीवी के मामले में गुणवत्ता मांग उपभोक्ता की अधिक बेहतर तथा खूबसूरत टीवी खरीदने की चाह को परिभाषित करती है।
बेहतरीन रंगीन टीवी जिसमें पिक्चर इन पिक्चर और 6 चैनल साउंड की खासियत हो, साथ ही ऐसा हो जो बिल्कुल नया उत्पाद हो, जैसे कि डिश, सैटेलाइट रिसीवर या डीवीडी प्लेयर। एक पारंपरिक मध्यवर्गीय दंपति की 2 सेडान होने के बाद तीसरी खरीदने की इच्छा शायद ही होगी, लेकिन यदि उन्हें अपनी एक सेडान से छुटकारा पाने का मौका मिले तो वह उसे तुरंत बदलकर एक नया स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, जिसे हम SUV कहते हैं, खरीद लेंगे। एक युवा एग्जीक्यूटिव की अलमारी में यदि $200 के 8 सूट हैं तो वह 9वां सूट खरीदने में शायद ही रुचि दिखाएगा, लेकिन वह $400 का एक डिज़ाइनर सूट खरीदने का मौका नहीं गंवाना चाहेगा। बहरहाल, मांग की इस प्रकृति में बदलाव दोनों तरफ हो सकता है। जब उपभोक्ता उच्च गुणवत्ता से संतुष्ट होने लगता है तो मात्रा मांग का जादू एक बार फिर चलने लगता है। जब दंपति को 2 स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल चाहिए होंगे ताकि उनमें इस बात पर बहस ना हो कि सेडान कौन चलाएगा, अब युवा एग्जीक्यूटिव को $400 के 7 डिज़ाइनर सूट खरीदने की इच्छा होगी, क्योंकि वह अब उन $200 के पुराने सूट में और अधिक अच्छा महसूस नहीं कर पाता। सैद्धांतिक रूप से कहें, अधिक और बेहतर सामान की मांग उस वक्त तृप्त हो जाएगी जब अंततः उपभोक्ता के पास पर्याप्त संख्या में बाजार में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कार या सर्वश्रेष्ठ सूट हो जाएंगे। पर जब तक तकनीक में आधुनिकता आती रहेगी, कभी भी कोई कार सर्वश्रेष्ठ या सूट सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, कम से कम लंबे समय तक तो नहीं। हर साल बेहतर उत्पाद विकसित कर लिया जाएगा और यह पूरी प्रक्रिया फिर शुरू होगी। आप अपने उद्यमी बाजार से भावनात्मक रूप से जितना अधिक कटे रहेंगे, उतना ही आपके लिए मात्रा मांग और गुणवत्ता मांग को समझना आसान होगा। साथ ही यह भी कि दोनों के बीच किस तरह तालमेल बैठाया जाए ताकि मांग जो है हमेशा बनी रहे। उदाहरण के लिए, जब अमेरिकी या यूरोपियन उपभोक्ता को मात्रा मांग से गुणवत्ता मांग का सफ़र करना हो तो कोई भी इसे जापानी उपभोक्ता से बेहतर नहीं कर पाएगा। सन 1960 के पूर्वार्ध में जापानियों ने दुनिया के बाजार को सस्ते उत्पादों से भरकर दहशत में ला दिया था। इसका असर यह हुआ कि मात्रा मांग जो थी तृप्त हो गई, सैचुरेटेड। लेकिन 70 के पूर्वार्ध में उन्होंने अपना ध्यान अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने पर लगाया और मात्रा मांग से गुणवत्ता मांग का सफ़र तय किया। 20 सालों से भी कम समय में वह लगभग हर चीज़ के उपभोक्ता के लिए निम्नतम लागत वाले उत्पादक के रूप में पहचाने जाने वाले से उच्चतम गुणवत्ता वाले लगभग हर चीज़ के उत्पादक बन गए हैं। 1990 के दशक में जापानियों ने भी अपने बहुत से पारंपरिक ब्रांड नामों जैसे दात्सन या और टोयोटा को नए निसान और लेक्सस जैसे नामों के लिए छोड़ दिया। उन्होंने जनरल मोटर्स को धूल चटा दी और यह सोचने के लिए छोड़ दिया कि GM के संतुष्ट शेवरले उपभोक्ता अब और शेवरले क्यों नहीं खरीद रहे। गुणवत्ता मांग को नज़रअंदाज करना नए उद्यमियों की सबसे बड़ी गलती रही, खास तौर पर नई तकनीकों जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। बहुत से उद्यमी निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं से शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि व्यापार स्थापित होते ही वह गुणवत्ता और कीमत दोनों बढ़ा देंगे। यह अदूरदर्शिता है। यदि आप किसी निम्न गुणवत्ता वस्तु से शुरुआत करेंगे तो आपके लिए अपने ग्राहक बनाए रखना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा, क्योंकि आपसे एक बार संतुष्ट उपभोक्ता ऊंची गुणवत्ता वाले उत्पाद या सेवा की मांग करने लगेंगे। जब कोई व्यापार या वितरक
कम कीमतों के लिए पहचाना जाने लगता है, उसे उपभोक्ता अक्सर कम गुणवत्ता के हिसाब से ठीक मानता है, तो इस धारणा को बदलना असंभव हो जाता है। आज सर्वाधिक सफल स्वास्थ्य कंपनियां उच्चतम गुणवत्ता के स्वास्थ्य उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन या वितरण कर रही है। उच्चतर गुणवत्ता उत्पाद के प्रति उपभोक्ता की नियमित इच्छा हमारे बाजार में इतनी अच्छी तरह गुंथ चुकी है कि अक्सर यह पारदर्शी होती है। हर साल जैसे जैसे उन्नत होती तकनीक से उत्पादों और सेवाओं की कीमतें कम होती जाती है, चतुर निर्माता और वितरक समझ जाते हैं कि उन्हें उपभोक्ता के साथ वर्तमान संबंध बनाए रखना है। इसके लिए वे खुद ब खुद कीमतें कम करने की बजाय उन उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ा देते हैं। मान लीजिए आपने सन 1990 में $600 का एक 27 इंच कलर टीवी खरीदा और सन 2000 में उसी स्टोर पर उसके बदले दूसरा टीवी खरीदने गए। आप पाएंगे कि वही टीवी आज $300 में बिक रहा है, लेकिन आप वही टीवी खरीदने की बजाय एक 36 इंच मॉडल के लिए $600 फिर खर्च करना चाहेंगे, या संभवतः $1500 वाले एक सुपर डिलक्स उच्च स्तर का मॉडल खरीदेंगे जिसमें पिक्चर इन पिक्चर और 6 चैनल साउंड की सुविधा हो। इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि आपको $300 वाला मॉडल स्थानीय स्टोर में मिलता ही नहीं, क्योंकि आपका विक्रेता यह समझता है कि संतुष्ट उपभोक्ता निम्न कीमत की बजाय ऊंची गुणवत्ता चाहेगा और अब निचले स्तर के मॉडल नहीं खरीदेगा। या मान लीजिए आप 1995 में चिकित्सा विद्यालय में इस आशा से प्रवेश लेते हैं कि 2002 में पढ़ाई खत्म करते वक्त $45,000 की नई कन्वर्टेबल कार खरीदेंगे। जब आप सन 2002 में डीलर के पास जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी पसंदीदा सारी खूबियों वाली कार अब मात्र $25,000 में मिल रही है, लेकिन यह कार खरीदने और $20,000 बचाने के बजाय आप तय करते हैं कि 1995 में चाही गई सभी खूबियों से दुगनी खूबियों वाली 45,000 की ही कार खरीदेंगे। कम कीमत के मुकाबले बढ़ती गुणवत्ता वाली वस्तु चुनना इस उपभोक्ता चलित बाजार में आज इतना आम हो गया है कि ज़्यादातर लोगों को यह एहसास भी नहीं होता है कि उनके जीवन में भौतिक गुणवत्ता किस तरह धीरे धीरे बढ़ गई है। इसके लिए उत्पादों की उन्नत गुणवत्ता, सुरक्षा और कम कीमतों को धन्यवाद देना चाहिए। चाहे आप टीवी की बात करें या खिलौनों की, गाड़ियों या एयर कंडीशनरों की, नीली जीन्स या बिस्तर की, डिजिटल कैमरा या कन्वर्टेबल सोफ़ों या फ्रिज या MP3 रिकॉर्डेड संगीत की, लोग आज बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का सुख कम लागत पर भोग रहे हैं, जैसा कि उन्होंने इतिहास में कभी नहीं किया। स्वास्थ्य मात्रा और गुणवत्ता मांग, इन सब का स्वास्थ्य उद्योग से गहरा निहितार्थ हो सकता है। ये हमारी गाइस नई हेडिंग है, सब हेडिंग स्वास्थ्य मात्रा और गुणवत्ता मांग। इसके अंदर इन्होंने बताया है अधिकांश उपभोक्ता आज भी यह नहीं जानते हैं कि कोई स्वास्थ्य उद्योग भी अस्तित्व में है। हालांकि हम में से प्रत्येक किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसने हाल ही में स्वास्थ्य अनुभव किया हो, जैसे कि एक बच्चे की माँ जिसने अपना खान पान बदला हो और 33 पाउंड वजन घटा लिया हो, या फिर एक लड़का जिसने विटामिन लेना शुरू किया है और अब स्कूल में पहले से दोगुना ध्यान देने लगा है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, चुंबकीय थेरेपी लेने वाला एक पिता जिन्हें दीर्घस्थायी दर्द से छुटकारा मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्नेसिया लेने वाली लड़की जिसे अब सर्दी की वजह से स्कूल नहीं छोड़ना पड़ता। नेक्स्ट, ग्लूकोसामीन लेने वाला पूर्व धावक बिना घुटने के दर्द के फिर से साइकिलिंग करने लगा। लास्ट एग्जाम्पल है बड़े हुए प्रोस्टेट का एक मरीज जो सोपोल्मेटो लेकर पीड़ादायी सर्जरी से बचता रहा। यह सूची जो है अनंत है। अब एक पल के लिए सोचिए कि इस व्यक्ति के साथ प्रारंभिक स्वास्थ्य अनुभव के बाद और क्या हो सकता है। एक बच्चे की माँ संभवतः नई दिनचर्या अपना ले जिसमें जॉगिंग जैसी नियमित एथलेटिक गतिविधि भी शामिल हो। नेक्स्ट, लड़का अब खेलों के लिए कोशिश करने लगे क्योंकि पढ़ाई पर अब उसका नियंत्रण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पिता और ज़्यादा शक्ति विकास के लिए कुछ लेने लगे जिससे वह बच्चों के साथ रह सके क्योंकि दर्द अब उनके विचारों पर हावी नहीं होते। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लड़की के माता पिता यह जानना चाहेंगे कि उन्हें अपने दूसरे बच्चों को भी कौन सा आवश्यक पूरक पदार्थ देना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पूर्व धावक अब अपनी याददाश्त तेज करने के लिए भी उत्पाद इस्तेमाल करें क्योंकि अब वह आवश्यक पौष्टिक पूरक पदार्थों में विश्वास करने लगा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज प्रोस्टेट मरीज रह चुका व्यक्ति अब अपना आहार पूरी तरह बदल चुका है और अब वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। इनमें से हर व्यक्ति के लिए एक स्वास्थ्य उत्पाद या सेवा की शुरुआती खरीदी ने मांग मात्रा को जागृत कर दिया है। जो वे खरीद चुके हैं उसे और खरीदने की मांग, जबकि इसे खरीदने से पहले तक यह भी नहीं जानते थे कि ऐसे किसी उत्पाद का अस्तित्व है या नहीं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जब स्वास्थ्य उत्पाद या सेवा अपना जादू दिखा देती है तो वह गुणवत्ता मांग अलग और बेहतर स्वास्थ्य उत्पाद और सेवाओं की मांग को जगाती है। मात्रा मांग और गुणवत्ता मांग का शुक्रिया, संतुष्ट स्वास्थ्य उपभोक्ता उत्पादों और सेवाओं का एक जीवन पर्यंत सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें उनके जीवन के हर पल के लिए हर पहलू को बेहतर करने की संभावना है। किसी अन्य कारण से अलग स्वास्थ्य उत्पाद तथा सेवाओं के उपभोग की यह असीमित प्रवृत्ति सन 2010 तक इस उद्योग को 10 खरब डॉलर और उससे भी आगे ले जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। किस तरह कुछ भावी उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन हमारी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को गलत समझ लेते हैं। चलिए जानते हैं। यह बहुत पहले की बात नहीं है जब किसी बैठक के लिए देरी से पहुंचने वाला सबसे आम दोषी या तो पंक्चर टायर वाला हुआ करता था या पानी भरे कार्बोरेटर वाला। आधुनिक होती तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, रेडियल टायर और इलेक्ट्रॉनिक ईंधन प्रणाली ने हमारे रोजमर्रा से इन चिंताओं को खत्म कर दिया है। कई बार संभावित उद्यमी मीडिया में आने वाले नियमित आर्थिक संकेतों को नकार देते हैं, खास तौर से मंदी और आर्थिक सिकुड़न के दौर में। लेकिन आधुनिक होती तकनीक की वजह से इन आर्थिक संकेतों का अक्सर इन मायनों में गलत मतलब निकाल लिया जाता है कि यह बिजनेस शुरू करने का सही वक्त नहीं है, जबकि वास्तव में वह किसी नवोदित यानी कि बिल्कुल ब्रांड न्यू उद्यमी यानी बिजनेसमैन के लिए खुशखबरी होते हैं। उदाहरण के लिए कम कीमत और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद कई बार मीडिया द्वारा हमारी भौतिक संपत्ति में घाटे के तौर पर बताए जाते हैं, जबकि
यह वास्तव में बढ़ोतरी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सबसे आम आर्थिक संकेतक जैसे सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी बोला जाता है और खुदरा बिक्री में ना ही गुणवत्ता की बढ़ोतरी और ना ही कीमतों के घटने के आंकड़े जो होते हैं शामिल किए जाते हैं, जो कि तकनीक में परिवर्तन की वजह से होता है। जब चिकित्सा छात्र अपनी पसंदीदा दुगना खूबियों वाली $45,000 की कार खरीदता है तो उसे अपनी भौतिक जीवन शैली में अप्रत्यक्ष रूप से $20,000 की वृद्धि अनुभव होती है। यदि उसने अपने वास्तविक सपनों वाली $45,000 में वाली कार $25,000 में खरीदी होती तो शायद मीडिया यह खबर देता कि जीडीपी या खुदरा बिक्री में $20,000 की गिरावट आई है। इसी तरह जब एक नए घर की औसत लागत अमेरिकी सरकार द्वारा आंकी जाती है तो यह कीमत इस बात की ओर संकेत नहीं करती कि सन 1960 के एक औसत नए मकान से यह आकार में दुगना बढ़ा है या इसकी विशेषताओं या उपकरण की भी कीमत उपभोक्ता के लिए दुगना साबित होगी। हम में से ज़्यादातर लोग वर्ष 1960 के आम मध्य वर्गीय घर में पले बढ़े हैं। लगभग 900 वर्ग फीट का घर जिसमें कोई डिश वॉशर या एयर कंडीशनर नहीं होता था और जिसे आज 2001 के नए घर के मुकाबले रहने के हिसाब से पुराने तरीके का ठीक ठाक घर कहा जा सकता है। हालांकि हमारे समाज में जिसे सबसे गलत आर्थिक संकेत समझा गया है वह संभवतः बेरोजगारी है। खास तौर पर जिस तरह की बेरोजगारी का सामना सबसे ज़्यादा हम आज कर रहे हैं, जो तकनीकी बदलाव के कारण पैदा हुई है या जिसे अर्थशास्त्री कभी-कभी संरचनात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं। जैसा कि हम कुछ पलों में देखेंगे, ऐसी बेरोजगारी जो तकनीक के इंसान की जगह लेने से पनपी है, दरअसल सही आर्थिक उन्नति का पहला संकेत है। और जैसा कि हम यह भी देखेंगे कि संरचनात्मक बेरोजगारी की वजह से ही हमारे पास नए उद्योगों को विकसित करने और बढ़ाने के लिए भारी संख्या में श्रमिक उपलब्ध हैं। यह हमें हमारे आगामी विषय अगले 10 खरब डॉलर के उद्योग की प्रगति की ओर ले जाता है। इसमें हम पता लगाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पिछले तथा वर्तमान दशक के आर्थिक विस्तार में ईंधन का काम कर रही है और जिसकी बदौलत हम नए उत्पाद और सेवाओं को इस्तेमाल करने लायक बनते हैं। और क्या यह चलता रहेगा? हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी किस तरह बेरोजगारी जो है आर्थिक उन्नति को जन्म देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 लोगों वाले एक स्वयं पर्याप्त द्वीप की कल्पना कीजिए। सभी अपनी आजीविका के लिए एक सामुदायिक नाव में छड़ी से मछली पकड़ते हैं। एक दिन एक मशीनरी उन्हें मछली पकड़ने का नया तरीका बताती है जो तकनीकी रूप से ज़्यादा बेहतर होता है। मशीनरी बताती है कि वे 10 अलग अलग छड़ के बजाय एक विशाल जाल का इस्तेमाल करें। अब 2 मछुआरे, एक नाव चलाने वाला और एक जाल फेंकने वाला, दोनों उतनी ही मछलियां पकड़ सकते हैं जो पहले 10 मछुआरे छड़ी से पकड़ते थे। सतही तौर पर द्वीप में 0 से 80% तक बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई क्योंकि अब 10 में से 8 मछुआरे काम से बाहर हो गए। हालांकि 8 लोगों के काम बंद करने के बावजूद द्वीप समाज पहले जितना ही समृद्ध था क्योंकि 2 मछुआरे जाल से 10 लोगों द्वारा पहले पकड़ी जा रही मछलियों के बराबर ही मछलियां
पकड़ रहे थे। अब द्वीप समाज को यह तय करना होगा कि 8 बेरोजगार मछुआरों व उनके परिवारों का क्या किया जाए। उनके पास 3 विकल्प है। पहला, वे एक कानून पारित कर जाल से मछली पकड़ना अवैध घोषित कर सकते हैं। दूसरा, वे काम कर रहे दोनों मछुआरों पर उनकी आय के 80% को कर के रूप में लेकर उन बेरोजगारों में बांट सकते हैं। या तीसरा, वे उन 8 बेरोजगारों को नए उद्योगों में नई नौकरी दिलाकर मदद कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग, दवा विभाग या भोजन बनाने वाली कंपनीज, जिससे पूरे समुदाय की समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। क्या सभ्य समाज नई तकनीक का इस्तेमाल सीमित करके अर्थव्यवस्था को जानबूझकर बढ़ने नहीं देगा? क्या समाज अपने श्रेष्ठ उत्पादकों पर उनकी कमाई का 80% कर लगाएगा? हालांकि यह पारंपरिक प्रतिक्रियाएं हो सकती है, जब तकनीक को लागू करने से कुछ लोग अपने पड़ोसियों के मुकाबले ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। पूरी 19वीं और 20वीं सदी के दौरान सरकारों ने लोगों के हित में कानून पारित कर निजी कंपनियों में श्रमिकों के स्थान पर तकनीक लाने पर लगाम लगाई। सन 1913 से 1960 के बीच अमेरिका और पश्चिमी यूरोप ने अपने सबसे दक्ष नागरिकों पर उच्च प्रगतिशील आयकर लगाया। इसमें व्यक्तिगत आयकर जो था 91% तक बढ़ाई गई और पूर्वी यूरोप और चीन ने साम्यवाद इसमें नई तकनीकी विधि को लागू करने पर व्यक्तिगत जो प्रोत्साहन हटा दिया। इससे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी तहस नहस होने लगी। सन 1930 में अमेरिका में 3 करोड़ किसान थे जो 10 करोड़ आबादी के भोजन के लिए पर्याप्त अनाज पैदा कर रहे थे। अगले 50 सालों में कृषि क्षेत्र में हुई तकनीकी खोजों ने खेती को इतना प्रभावी बना दिया है कि सन 1980 तक सिर्फ 30 लाख किसानों ने 30 करोड़ से अधिक आबादी के लिए पर्याप्त अनाज उगाया। इस तरह विस्थापित 2.7 करोड़ किसान या उनके बच्चे नए उत्पाद और सेवाएं देने की ओर प्रवृत्त हुए, जिसमें अर्थव्यवस्था की कुल समृद्धि में बढ़ोतरी हुई। इस तरह सभ्यता के आरंभ से ही हमारी अर्थव्यवस्था भी पनपती जा रही है। नई तकनीक कामगारों को अधिक दक्ष बना देती है और इस कारण संरचनात्मक बेरोजगारी पैदा होती है, लेकिन समय के साथ विस्थापित कर्मचारी नए उत्पाद और सेवाएं देना शुरू कर देते हैं जो पूरे समाज की संपत्ति में बढ़ोतरी करते हैं। आज इस प्रक्रिया की एकमात्र नई चीज यह है कि इसकी गति बढ़ रही है। जो बदलाव पहले सदियों में हुआ करते थे अब सालों में, महीनों में, बल्कि दिनों में हो रहे हैं, जैसा हमारे द्वीप के उदाहरण में जाल के साथ हुआ। यह बढ़ी हुई गति आज हमारे रोजगार की चुनौती को दबा रही है, क्योंकि व्यक्ति कई पीढ़ियों में अपना करियर या पेशा धीरे धीरे बदलने के बजाय अक्सर कई बार बदलता है। 2.7 करोड़ किसान जो विस्थापित हुए थे वे अपेक्षाकृत ज़्यादा किस्मत वाले थे। उनके पास बूढ़ा होने, सेवानिवृत्त होने और अपने बच्चों को कार्बोरेटर मैकेनिक या विनाइल रिकॉर्ड निर्माता के रूप में देखने जैसे नए करियर को विकसित करते देखने के लिए 50 साल थे। ये करियर ऐसे थे जो उस वक्त नई तकनीक में तराशे जाने की अवस्था में थे। उनके बच्चे जिन्होंने इन नए करियर में आगे बढ़ने के लिए पारिवारिक खेत छोड़ दिए थे,
इतने किस्मत वाले नहीं थे, क्योंकि उनके पास इन्हीं बदलावों के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए मात्र 5 साल या उससे भी कम वक्त था। सन 1980 में लगभग 3 लाख लोग अमेरिका में मैकेनिकल कार्बोरेटर बनाने और सुधारने के रोजगार में थे। 1985 तक 5 ही सालों में ये सभी रोजगार गायब हो गए, क्योंकि उनकी जगह $300 के मैकेनिकल कार्बोरेटर ने ले ली, जिसमें अधिक क्षमता के $25 के कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्टर थे। बाकी समाज को ईंधन इंजेक्टर आने से बहुत फायदा हुआ, जिसने प्रभावी ईंधन की कीमत आधी कर दी और गाड़ियों के प्रदूषण को भी आधा कर दिया। 1985 में अमेरिका में लगभग 1 लाख लोग विनाइल रिकॉर्ड्स बनाने के रोजगार में थे। सन 1990 तक सिर्फ 5 सालों में जब संगीत उद्योग ने विनाइल रिकॉर्ड की जगह ले ली, ये रोजगार गायब हो गए। विनाइल रिकॉर्ड $2.50 का पड़ता था, जबकि कॉम्पैक्ट डिस्क 25 सेंट में ही आने लगी। आज संगीत उद्योग के रोने की बारी है, क्योंकि अब उपभोक्ता खुद इंटरनेट से MP3 फाइल के जरिए संगीत डाउनलोड करते हैं। पिछली सदी के ऐसे ही उदाहरणों ने अमेरिका के पूरे आर्थिक विकास को दुनिया की ईर्ष्या का पात्र बना दिया। यह शीत युद्ध 1990 के दशक में तब खत्म हुआ जब पूर्वी यूरोप और चीन ने लोकतांत्रिक रूप से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाएं अपनाई। आज दुनिया के ज़्यादातर लीडर यह समझ चुके हैं वे अपनी अर्थव्यवस्था का विनाश किए बगैर संरचनात्मक बेरोजगारी को नहीं रोक सकते। यह मुक्त व्यापार के वातावरण में खास तौर से सच है, जहां बहुराष्ट्रीय कर्मचारी आसानी से अपने काम दूसरे देशों में ले जाने से परहेज नहीं करते। एक और जहां इससे अधिक कुल आर्थिक परिणाम मिले और बेहतरीन सर्वोन्मुखी संपन्नता हासिल हुई, वहीं दूसरी ओर इसने रोजगार को हर इंसान के लिए कम स्थिर बना दिया। ऐसे लोगों को अब संक्षिप्त सूचना पर पुनर्परीक्षण के लिए खुद को तैयार रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, स्वास्थ्य उद्योग के लिए आर्थिक उलझने। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत उच्च दर से वृद्धि कर रही है, लेकिन आर्थिक संकेतों को गलत समझ लिए जाने के कारण इसे दरअसल बहुत कम बताया गया। कुछ मीडिया रिपोर्टों के विपरीत होने के बावजूद ज़्यादातर बेरोजगारी जिसका हम अनुभव कर रहे हैं वह संरचनात्मक बेरोजगारी है, जो वास्तव में सच्चे आर्थिक विकास का पहला संकेत है। यह तथ्य स्वास्थ्य उद्योग की भली भांति भविष्यवाणी करते हैं। नए 10 खरब डॉलर के उद्योग को सहारा देने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था का पर्याप्त से अधिक विकास हो चुका है। जिस प्रकार अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद सन 1990 से 2000 के बीच 50 खरब डॉलर से 100 खरब डॉलर तक बढ़ गया, उसी तरह सबसे पिछड़े अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद के सन 2010 तक 150 खरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। निम्न स्तर की बेरोजगारी का अस्तित्व होने के बावजूद आज 10 खरब डॉलर के उद्योग को संभालने के लिए श्रमिकों की सेना उपलब्ध है। आर्थिक विकास में हमने 50 खरब डॉलर की वृद्धि पा ली है और संरचनात्मक बेरोजगारी के साथ यह लगभग जारी रहेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तकनीक उत्पाद व्यक्तियों की जगह ले लेगी और उन्हें अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों में नए काम करने के लिए मुक्त कर देगी।
व्यापारी और उद्यमी के रूप में हमारे लिए अहम सवाल है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र इस वृद्धि के सबसे बड़े हिस्से को आकर्षित करेगा और इन विस्थापित कर्मचारियों को काम देगा। स्वास्थ्य उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का अगला 10 खरब डॉलर का क्षेत्र बनने के लिए तैयार है, क्योंकि हर व्यक्ति अधिक तंदुरुस्त और स्वस्थ होना चाहता है, चाहे वह कितना भी तंदुरुस्त हो और कितना भी स्वस्थ हो। स्वास्थ्य उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का अगला 10 खरब डॉलर का क्षेत्र बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें व्यापक उद्योगों की 5 अलग अलग विशेषताएं हैं, जैसे कि नंबर 1 पहुंच के भीतर, सेकंड इसके पैर हैं, थर्ड निरंतर उपभोग, फोर्थ इज सर्वव्यापी आकर्षण, और सबसे महत्वपूर्ण जो 5वां पॉइंट है उपभोग का कम समय। स्वास्थ्य उत्पाद और सेवाएं संभवतः एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसका आनंद लेने के लिए उपभोक्ता को समय नहीं खर्च करना पड़ता। यह जब कहा जाता है तो बहुत सहज मालूम हो सकता है, लेकिन अक्सर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि उपभोक्ताओं को इन स्वास्थ्य उत्पादों और सेवाओं को खरीदने का विकल्प हाल ही में मिला है। अभी तक ज़्यादातर लोगों को उनकी स्वास्थ्य कमियों को बढ़ती उम्र के लक्षण बताकर स्वीकार करने के लिए कहा जाता था, जैसे उनके लिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी विटामिन बिजनेस किस तरह बीमारी से स्वास्थ्य की ओर खिसका। चलिए जानते हैं। आज स्वास्थ्य उद्योग के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक विटामिन और पौष्टिक पूरक पदार्थों का कारोबार है, पर कुछ समय पहले तक यह लगभग पूरी तरह सिर्फ बीमारियों के इलाज तक ही सीमित था। स्कर्वी या विटामिन सी की कमी सबसे पुरानी ज्ञात पोषण संबंधी बीमारी है और इसके लक्षण क्रूसेडर इतिहास में भी लिखे गए हैं। ब्रिटिश नौसैनिकों के बीच अपंगता और मौत का यह सबसे बड़ा कारण था, जब तक कि स्कॉटिश चिकित्सक जेम्स लिंड ने यह पता नहीं लगाया कि यह डच कर्मचारी स्कर्वी से निजात पाने के लिए नींबू जैसे फलों का इस्तेमाल करते हैं। सन 1795 में नींबू का जूस ब्रिटिश नौसैनिक जहाज़ों में अनिवार्य कर दिया गया और ब्रिटेन के लोग आज तक इस दिन को लाइमीज कहते हैं। रिकेट्स या विटामिन डी की कमी पूरे इतिहास में देखी गई और इसके कारण हड्डियों की विकृति खासकर बच्चों में देखी गई। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका इलाज मछली के तेल और सूर्य की रोशनी से किया जाने लगा। बेरीबेरी या विटामिन बी की कमी प्रसंस्कृत चावल और अन्य अनाजों से गैर प्राकृतिक रूप से यह विटामिन निकाल दिए जाने से होती है। बेरीबेरी का सिंहली भाषा में अर्थ होता है अति कमजोरी, और यह एशियाई देशों में तब से दिखाई देने लगी जब 1000 साल पहले पॉलिश किए हुए सफ़ेद चावल को मुख्य भोजन माना जाने लगा। इन सभी मामलों में पोषण की कमियों का पता वैज्ञानिकों को तब लगा जब उन्हें खुद अत्यधिक कमजोरी महसूस हुई। 20वीं सदी में यह खोजा गया कि ऐसे 13 विटामिन होते हैं जो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं और आमतौर पर यह शरीर में नहीं बनते। हाल ही में यह पता चला है कि ठीक यही विटामिन बीमारियों को बढ़ने से भी रोक सकते हैं, हमें ठीक से अच्छा महसूस करवाते हैं और बूढ़ा होने की प्रक्रिया को भी धीमा करते हैं। आज करीब 50% अमेरिकी किसी न किसी तरह का पौष्टिक पूरक पदार्थ लेते हैं और इन उत्पादों की औद्योगिक बिक्री $70 अरब से भी ज़्यादा है।
हालांकि विटामिन और खनिज उद्योग ने अपने मैदान को अभी खुरचना ही शुरू किया है, क्योंकि हमने हाल ही में जैव रासायनिकी को समझना शुरू किया है, बायोकेमिस्ट्री, जो यह बताती है कि विटामिन, खनिज और अन्य पूरक कैसे काम करते हैं। उससे पहले गाइस हमें बिल्कुल नहीं पता था। जैसा कि अध्याय 1 में विस्तार से बताया गया है, जब हमारी कोशिकाओं के आणविक स्तर पर काम को समझने की बात आती है, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, स्मॉल इकाई जो सेल की होती है, बॉडी की सेल, उस पर, तो हम उसी जगह पर होते हैं जहां बीमारी उद्योग 19वीं सदी के पहले था। हम जानते हैं कि बहुत से स्वास्थ्य उत्पाद और सेवाएं असरकारक होते हैं, लेकिन हम अब तक पूरी तरह यह नहीं जानते कि वे असरकारक क्यों होते हैं। हालांकि चिकित्सा ने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप द्वारा रहस्यों को सुलझाए जाने से बहुत पहले ही खुद को महत्वपूर्ण विज्ञान के रूप में स्थापित कर लिया था। उस दौर में सूक्ष्मदर्शी चिकित्सा क्षेत्र के कई रहस्यों से पर्दा उठाता था। अब स्वास्थ्य भी यही करेगा। इसी तरह हम पहले ही देख चुके हैं कि स्वास्थ्य उद्योग अमेरिका की वार्षिक बिक्री में $200 अरब का योगदान कर रहा है, जबकि अभी तक विज्ञान उसके दक्षता के पीछे के जो आणविक रहस्य को नहीं समझ पाया है, बल्कि अगर हमने निकट भविष्य में इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठाया तो भी यह $200 अरब तो बस शुरुआत होगी। बहुत से संभावित उपभोक्ताओं ने अभी स्वास्थ्य उत्पादों और सेवाओं के बारे में सुना भी नहीं है। उन्हें भी कोशिश कर लेने दें। जैसा हम देख चुके हैं कि जिन उपभोक्ताओं ने स्वास्थ्य उत्पाद तथा सेवाओं को आजमाया और सकारात्मक अनुभव किया, उन्होंने आम तौर पर अन्य स्वास्थ्य उत्पादों और सेवाओं को आजमाने के लिए अपने दिमाग खोल दिए हैं। 35 से 43 वर्ष की उम्र वाले मेरे जैसे व्यक्ति को अपने बाएं घुटने में दर्द हुआ। यह बरसों मैग्युलैडन स्काई ढलानों की स्पर्धाओं में भाग लेने का नतीजा था। मैं जिस अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास गया, सब एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, सर्जरी। एक युवा अस्थि रोग विशेषज्ञ ने तो मजाक में यह तक कह दिया कि उसे मेरे घुटने से उसके पोते पोतियों की कॉलेज की फीस निकलने की उम्मीद है। यही नहीं, सर्जरी के बाद भी मैंने जीवन भर उसका मरीज बना रहूँगा। 43 की उम्र में अंततः मैंने सर्जरी कराने का निर्णय लिया। मैंने ग्लूकोसेमीन लेना शुरू किया और 2 महीने के भीतर ही मेरे घुटने का दर्द गायब हो गया। 1 साल बाद उसी अस्थि रोग विशेषज्ञ ने मुझसे पूछा कि मेरे घुटने का ऑपरेशन किसने किया। जब मैंने उन्हें ग्लूकोसेमीन के बारे में बताया तो उन्होंने कुछ एक्सरे लिए और मुझे इसका प्रचार न करने को कहा, क्योंकि इससे उनका जो कारोबार है ठप पड़ सकता था। बस इस बार वे मजाक नहीं कर रहे थे। मैं चकित रह गया। एक अर्थशास्त्री एक अस्थि रोग सर्जन को ग्लूकोसेमीन के बारे में शिक्षा दे रहा था। इस अनुभव ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा और क्या क्या है जो मेरे चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं जानते हैं। कुछ शोध पूरा करने के बाद मैंने रोज विटामिन और खनिज पूरक उसी तरह लेने शुरू कर दिए जैसे आज ले रहा हूँ। इसके बाद मैं भविष्य में भी अन्य पौष्टिक पूरक लेने के लिए उदारवादी हो गया। लंबे समय तक चिकित्सा विज्ञान लोगों को भीषण दर्द होने और सहते गिरने, बूढ़े होने के साथ शक्ति घटने के बारे में कहता रहा। आंशिक रूप से इस वजह से क्योंकि डॉक्टरों के पास पोषण का सिर्फ बुनियादी ज्ञान ही होता है और
कुछ इस वजह से कि चिकित्सा सेवाओं के अंतिम दाता या मुहैया कराने वाले नियोक्ता के पास स्वास्थ्य के लिए अच्छा आर्थिक प्रोत्साहन नहीं होता। हम इन दोनों सूत्रों का अध्ययन अध्याय 5 और 6 में करेंगे, लेकिन आइए पहले हम अध्याय 3 में हमारी भोजन आपूर्ति में बदलाव का परीक्षण करते हैं, जिससे हमारी आज की अधिकांश बीमारी की समस्याएं पैदा हुई। अध्याय 4 में हम इन समस्याओं को हल करने के मौके तलाशने के लिए उन्हीं उद्यमी चालबाजियों का इस्तेमाल करेंगे जिनसे ये बीमारियां पैदा हुई, जिन्होंने इन्हें निर्मित किया। सो गाइस, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है टोटली, and if you stay in the last moment, so I am really thankful to you. Thank you so much for watching this video till the end, and थोड़ी सी हेल्प मेरी करिए। मैंने अपना कर्तव्य बढ़िया तरीके से निभाया, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देके आप अपना कर्तव्य निभाइए, इसे आगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करके। धन्यवाद।